2010 से आज तक अगर हम लोग देखेंगे तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें एक्सपेंसिव हो चुकी हैं। इसमें आपका घर आता है, ग्रोसरी, फूड्स, अलग अलग सर्विसेज, अगर आप कोई भी एग्जांपल ले लें तो सारी चीज़ें एक्सपेंसिव हो चुकी हैं। अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो 2010 में मैंने एक एक्टिवा परचेस की थी जिसकी प्राइस उस समय में ऑन रोड 40,000 के आसपास थी। अगर आज के डेट में हम लोग एक्टिवा परचेस करते हैं तो उसकी प्राइस ऑन रोड 85,000 के आसपास आती है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल। अगर हम लोग टेक्निकली बात करते हैं डेटा के साथ तो 2010 में CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 80 था और आज के डेट में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 155। तो CPI भी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। अब CPI यानी कि क्या? ये एक इंडिकेटर है जो इंडिया में बताता है कि किस तरह से चीज़ें एक्सपेंसिव हो रही हैं। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू कम होती जा रही है और वो है मनी, वैल्यू ऑफ मनी। मनी में आपका 1 रुपया भी आता है, 100 रुपया भी आता है या फिर 1 लाख रुपए भी आते हैं। यानी कि 2010 में 100 रुपए की या फिर 1 रुपए की जो भी वैल्यू थी वो आज नहीं है, वो कम हो गई है। थोड़ा कंफ्यूज हो रही है ना? ध्यान से सुनिएगा। मेरा कहना ये है कि 2010 में 100 रुपए में हम लोग जो चीज़ परचेस कर सकते थे वही सेम चीज़ आज 2021 में हम लोग परचेस नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब 100 रुपए की जो परचेसिंग पावर है, जो खरीदने की शक्ति है, वो 2010 में जो थी आज उतनी नहीं रही है, वो कम हो गई है। और इसका एग्जांपल मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, एक्टिवा। यानी कि 40,000 में मैं उस समय में जो एक्टिवा परचेस कर सकता था आज वो ही एक्टिवा में परचेस नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए मुझे 85,000 लग रहे हैं। यानी कि परचेसिंग पावर 40,000 की उस टाइम जो थी वो आज नहीं रही है। चलो अब ऐसा मानते हैं कि 2010 में मुझे एक्टिवा के बजाय बुलेट खरीदनी थी, लेकिन मेरे पास सिर्फ 40,000 थे और उस समय पे बुलेट 85,000 के आसपास आ रही थी। तो मैं ये सोचता कि अगर मैं FD में इन्वेस्ट करता और 10 साल बाद उस FD से पैसे निकाल के मैं बुलेट परचेस कर सकता था, क्योंकि FD का जो इंटरेस्ट रेट थे उस टाइम में 8% के आसपास था। अगर मैं 40,000 FD में इन्वेस्ट करता 8% से तो आज की डेट में वो अमाउंट हो जाती 88,000 रुपीज़। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज के डेट में भी अगर मैं बुलेट परचेस करने जाऊँ तो उसकी अमाउंट 1,65,000 के आसपास चली गई है। हाँ, लेकिन आज के डेट में मैं FD ब्रेक करके फिर से एक्टिवा जरूर खरीद सकता हूँ, क्योंकि एक्टिवा की जो अमाउंट है वो 85,000 के आसपास है। इसका मतलब क्या कि अगर मैं FD में इन्वेस्ट करता हूँ तो 2010 से 2021 तक मेरी जो परचेसिंग पावर है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, वो सेम होती है। यानी कि उस टाइम पे भी मैं एक्टिवा परचेस कर सकता था और आज की डेट में भी मैं एक्टिवा परचेस कर सकता हूँ। लेकिन FD में इन्वेस्ट करने से हम लोग वेल्थ नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। हमारी परचेसिंग पावर तो सेम रह रही है, इसका मतलब क्या, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेम रह रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज नहीं हो रहा है। और इसके पीछे रीजन है इन्फ्लेशन। यानी कि जो मैंने आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा बताया वो पिछले 10-11 साल से 6% से इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है पिछले 10-11 साल से वो 6% है। तो अगर हमें हमारी वेल्थ जनरेट करनी होगी तो सबसे पहले हमें इन्फ्लेशन को बीट करना पड़ेगा। और इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए हमें ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करना होगा कि जो हमें 6 to 8% से ज़्यादा रिटर्न देंगे। और ऐसे सिर्फ 2 ही एसेट्स मेरे सामने आते हैं, एक स्टॉक्स और एक म्यूचुअल फंड। आप रियल एस्टेट का भी एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास ऑलरेडी लमसम बड़ी अमाउंट चाहिए रहती है, इसलिए फिलहाल के लिए मैं रियल एस्टेट लेता नहीं हूँ। तो बेस्ट एसेट क्लास जो मुझे लगते हैं वो है स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स। अब स्टॉक्स में प्रॉब्लम क्या है कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको तो बिजनेस का डिटेल एनालिसिस करना पड़ता है, उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए रहती है। मैं स्टॉक्स में ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। लेकिन उतना टाइम हमारे पास रहता नहीं इतना सारा स्टडी करने के लिए, कि हम जॉब करते हैं, इसीलिए स्टॉक का ऑप्शन हम फिलहाल के लिए बाजू में रखते हैं। मैं आपको बाद में किसी और वीडियो में बताऊंगा कि स्टॉक में हमें किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए। फिलहाल हम लोग म्यूचुअल फंड में सिर्फ फोकस करते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कोई और दूसरा बंदा है जो फुल टाइम बिजनेसेस का स्टडी करता है और हमारे लिए वो हमारा पैसा इन्वेस्ट करता है। इसलिए म्यूचुअल फंड बेस्ट ऑप्शन है। और म्यूचुअल फंड आसान तरीके से आपको 12 to 15% रिटर्न दे सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो। लॉन्ग टर्म यानी कि 10 या 15 साल से ज़्यादा। लेकिन सारे के सारे म्यूचुअल फंड अच्छे नहीं रहते हैं, उसे भी सिलेक्ट करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि हमने बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज कर लिए हैं और जो हमें फ्यूचर में 10-15 साल में
12 to 15% रिटर्न दे सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 10 साल से इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई का रेट 6% है और म्यूचुअल फंड से हमें अगर 12% का रिटर्न मिलता है तो पहले 6% तो इन्फ्लेशन में एडजस्ट हो जाते हैं, यानी कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रहता है और जो अगले 6% है वो हमारी वेल्थ जनरेट करने में मदद करता है। तो फिर से हम लोग वही एग्जांपल लेते हैं 10 साल पुराना। मान लेते हैं कि 40,000 रुपीज अगर मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लेता है एफडी के बजाय, तो आज के डेट में अगर म्यूचुअल फंड मुझे 12% रिटर्न देता है तो वो अमाउंट आज 1,25,000 हो जाती है। और अगर मुझे 15% रिटर्न मिलता तो वही अमाउंट आज के डेट में 1,61,000 हो जाती है। तो इसका मतलब म्यूचुअल फंड में होने वाली इन्वेस्टमेंट मुझे सिर्फ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने में मदद नहीं करती है, तो उसके साथ साथ मेरी वेल्थ जनरेट करने में भी बहुत मदद करती है। आप हमेशा सुनते होंगे कि यार मैं इतना कमाता हूँ लेकिन पैसा कहाँ पे चला जाता है समझ में नहीं आता है। तो उसका मेन प्रॉब्लम है आपका जो पैसा है, आप अगर प्रॉपर एसेट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो इन्फ्लेशन में एडजस्ट हो जाता है। इसलिए हमें बहुत बार समझ में नहीं आता है कि यार पैसा खर्च कहाँ हो जाता है। तो इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं आपको और एक चीज़ बताऊंगा कि जिस तरह से मैंने म्यूचुअल फंड का इंपॉर्टेंस आपको बताया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप एफडी में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड आपको तभी रिटर्न देगा जब आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहोगे। लेकिन बीच में अगर आपको कहीं इमरजेंसी फंड की ज़रूरत पड़ गई और आपने इन्वेस्ट किया हुआ म्यूचुअल फंड ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब आपने उस कंपाउंडिंग होने वाली अमाउंट को ब्रेक कर दिया, तो आपका पैसा कंपाउंड होने में बहुत तकलीफ होगी। इसीलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले आपको आपका एक इमरजेंसी फंड रेडी रखना होगा, और वो इमरजेंसी फंड रखने की सेफ जगह है फिक्स्ड डिपॉजिट। उसमें आपका एटलीस्ट आपके 6 महीने के सैलरी जितना फंड जमा होना चाहिए। इसका मतलब अगर कोई भी इमरजेंसी बीच में आपको लगती है तो आप एफडी को ब्रेक कर सकते हैं और आपका म्यूचुअल फंड का जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है वो कभी ब्रेक नहीं होगा। और आखिरी में, अगर इन्फ्लेशन सिर्फ 6% से इंक्रीज होता है और इस 6% में 10 साल में सारी चीज़ें डबल कर देता है, तो हमें इसके बारे में पता क्यों नहीं चलता? तो उसका एक रीज़न ये है कि जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है सेम उसी तरह से आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती रहती है। इसीलिए आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रहता है। तो इसीलिए आपको पता नहीं चलता है कि इन्फ्लेशन का रेट बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपको सैलरी कब तक मिलेगी? जब तक आप 60 साल के होंगे तब तक। उसके बाद तो आपको सैलरी मिलने नहीं वाली। आप रिटायर्ड होने के बाद आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। इसीलिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए या फिर वेल्थ जनरेट करने के लिए आपको इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा रिटर्न मिलने वाले एसेट्स में इन्वेस्ट करना ही चाहिए। और अगर आप अर्ली स्टेज में इसको इन्वेस्ट करते हैं तो वो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप आपके दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। इस चैनल में मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या फिर पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ। थैंक यू।